अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों खैरियत से होंगे। आज लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री वीडियो। रोमन एम्पायर का जो जंगजू था उसका नाम अलाकू खान है और एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। वीडियो मुलाहिजा फरमाइएगा। एम्पायर का वो खूनख्वार जनरल जिसने अपने बहुत ही खूनख्वार जनरल था दोस्तों, जो साबिका वक्त में गुजर चुका था, जिसका जो चंगेज खान का नवासा था, जिसका दादा चंगेज खान था। आप लोगों को चंगेज खान का पता था दोस्तों कि किस तरह कितनी दुनिया उसने पता की थी, पूरी दुनिया को कालीन में लपेटकर अपने घोड़ों के पैरों तले कुचलवा दिया था। इस खूनख्वार मंगोल ने न सिर्फ खुफिया तंजीम हशाशीन्स के नाकाबिले फतह किलों को तबाह किया। ये रोमन एम्पायर का दोस्तों मंगोल है, बहुत ही एक जालिम और जाबिर जंगजू था दोस्तों। खून से लाल हो गया। लेकिन जो कि दरियाए दजला का पानी बेगुनाहों के खून से भर गया था दोस्तों। आखिर किसने रोका और ये मंगोल आखिर आपस में ही क्यों कट मरे? अब देखो दोस्तों, इस जालिम अलाकू खान को आखिर कौन रोकेगा? की ये मुकम्मल कहानी कौन इसको आखिरकार इसका रास्ता रोकेगा और कौन इसके साथ लास्ट में मुकाबला करेगा? साल था 1217 जब मंगोल एम्पायर के सबसे ताकतवर घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तुलुई का बेटा था, जिसका नाम रखा गया हलाकू। हलाकू का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं, बल्कि उसने आंख खोलते ही अपने इर्द गिर्द सिर्फ तलवारें, खून और कटे हुए सर देखे। उस दौर के मंगोल कबीले में रहमदिली को एक कमजोरी समझा जाता था। इसका अंदाजा इस बात से जबकि इसने बचपन से ही पैदा होते ही जुल्म और खून देखा था दोस्तों। पहला शिकार एक जंगली बकरी का किया। मंगोल कानून के मुताबिक बच्चे का पहला शिकार उसकी मर्दानगी और खून खराबे की दुनिया में पहला कदम होता था। बेशक उसके दादा चंगेज खान खुद वहाँ आए। चंगेज खान ने उस मरे हुए जानवर का खून और चर्बी अपने हाथों में लिया और 9 साल के बच्चे हलाकू के चेहरे और अंगूठे पर दिए। ये एक खौफनाक रस्म थी, जिसका मतलब था कि आज से तुम्हारा हाथ खून से रंग गया है और अब मौत तक तुमने यही काम करना है। हलाकू खान की मां सौरघरतानी बेकी। अब देखो दोस्तों, चंगेज खान ने इसको क्या किया था कि सबसे ताकतवर औरत मानते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटों की ऐसी तरबियत की कि आगे चलकर उसके 4 बेटों ने दुनिया की 4 अलग अजीम सल्तनतों पर राज किया। उसने बचपन से ही हलाकू और उसके भाइयों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि तुम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए, जो तुम्हारे आगे ना झुके उसे मिटा दो। और ऐसे ही हलाकू ने अपनी माँ से सियासी चालाकी सीखी। देखो दोस्तों, अपने इर्द गिर्द के सिपाहियों से बेरहम। जब हलाकू 10 साल का हुआ तो उसके दादा चंगेज खान की मौत हो गई। चंगेज खान की मौत के बाद अगले लगभग 24 सालों तक मंगोल एम्पायर आपस की सियासी जंगों और साजिशों का शिकार रहे। तख्त के लिए सगे भाई और रिश्तेदार एक दूसरे का खून बहा रहे थे और बिल्कुल इसी खून खराबे के माहौल में हलाकू जवान हुआ। जब उसके दूसरे भाई सियासी चालाकियां सीख रहे थे, हलाकू मैदान जंग में तलवार चलाना और लोगों के सर। देखो दोस्तों, इन 20 सालों में उसने खुद को एक ऐसा बेरहम जरनैल बना लिया था जिसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं था। उसकी माँ इन सारे हालात पर नजर, जिसके दिल में किसी के लिए कोई भी रहम नहीं था दोस्तों, खेला कि अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाकर आखिरकार 1251 में हलाकू के सबसे बड़े भाई मोंके खान को मंगोल एम्पायर के सबसे बड़े तख्त पर बिठा दिया। मोंके खान बादशाह बनते ही पूरी दुनिया को फतह करके अपने दादा चंगेज खान का ख्वाब पूरा करना चाहता था और इसी सिलसिले में उसने अपने छोटे भाई हलाकू खान को बुलाया। मोंके जानता था कि हलाकू से बड़ा अपने दादा चंगेज खान का ख्वाब पूरा करना चाहता था दोस्तों। उसकी जंगी काबिलियत और बेरहमी को देखते हुए मोंके ने मंगोल आबादी के हर 10 में से 2 सिपाही निकालकर एक अजीम फौज हलाकू के हवाले कर दी। मिशन सिंपल था कि मगरिब की तरफ जाओ, जो तुम्हारे आगे घुटने टेक दे उसे छोड़ दो और जो सिर उठाए उसे नक्शे से मिटा दो। तुम्हारी मंजिल दुनिया का सबसे अजीम शहर बगदाद है।
हलाकू खान अपने दादा चंगेज खान के नक्शे कदम पर निकल पड़ा, लेकिन बगदाद हलाकू खान बगदाद के लिए निकला दोस्तों, अपने सिपाहियों और अपने सिपा सालारों के साथ और कमांडोज के साथ बगदाद की तरफ निकला था दोस्तों। जिनसे दुनिया के बड़े बड़े उसको बगदाद फतह करना था। का राज अलामुत के अजीम पहाड़ी किले पर था, जिसे हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन हलाकू खान बाकी बादशाहों जैसा नहीं था। बेशक वो जज्बाती नहीं बल्कि बहुत शातिर था। वो जानता था कि पहाड़ पर तलवारें काम नहीं आएंगी, इसलिए वो अपने साथ 1000 स्पेशल बाहिर सिपाहियों को ले गया। उन्होंने ऐसी खतरनाक तोप और बारूद का इस्तेमाल किया कि असैसिन्स के उस नाकाबिले फतह किले की ईंट से ईंट बजा दी। जो काम सदियों से बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सकते थे, वो हलाकू खान ने कर दिया। उसने उस खुफिया कल्ट का नामो निशान। हलाकू खान एक बहुत ही शातिर और चालाक सिपा सालार था दोस्तों। चंगेज खान का नवासा था। शहर बगदाद की तरफ थी। 13वीं सेंचुरी का बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल था। ये दुनिया का सबसे अमीर और पढ़ा लिखा शहर था। यहाँ के खलीफा का नाम अल मुस्तसीम था। जब हलाकू खान ने खलीफा को खत भेजा कि सरेंडर कर दो वरना तबाह कर दिए जाओगे, तो खलीफा ने उसे जवाब भिजवाया कि पूरी दुनिया के मुसलमान मेरे इशारे पर तुम्हें तबाह करने आ जाएंगे। Muslims of the entire world will come at my command to destroy you. खलीफा को मालूम ही नहीं था कि उसका अपना वजीर इब्न अल-अलकमी गद्दार था। वजीर चाहता था कि खलीफा मारा जाए ताकि वो खुद पावर में आ सके। इस गद्दार वजीर ने खुफिया तरीके से हलाकू खान से खत व किताबत शुरू कर दी। जब खलीफा को फौज तैयार करनी चाहिए थी तो वजीर ने उसे धोखे में रखा और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं बादशाह सलामत, बल्कि हलाकू आपसे डरता है। वजीर ने धोखे से बगदाद की आधी से ज्यादा फौज को छुट्टी पर भेज दिया और उनकी तनख्वाह रोक दी। जनवरी 1258 में जब हलाकू खान की 1.5 लाख फौज ने बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया, तब जाकर खलीफा की आंखें खुली। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। खलीफा ने घबराकर हलाकू को दौलत देकर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन हलाकू ने साफ कह दिया, अब मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। 13 फरवरी 1258 को मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हुई और फिर बगदाद की गलियों में ऐसा कत्लेआम शुरू हुआ जिसकी मिसाल मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हुई दोस्तों कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेदर्दी से काट दिया गया। वहां मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बैत अल हिकमा, जिसे एक वजीर की गद्दारी की वजह से दोस्तों 10 लाख बेगुनाहों को बेगुनाह काट दिए गए। इंडियन साइंस की सदियों पुरानी 4 से 8 लाख नायाब किताबें मौजूद थी। ये सारी किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गई, जिसकी वजह से दरिया का पानी स्याही से काला और खून खराबे की वजह से लाल हो गया था। उस दिन इस्लामी दुनिया का गोल्डन एज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन खलीफा अल मुस्तसीम की हलाकू खान को सरेंडर ना करने की सज़ा अभी भी बाकी थी। हलाकू ने खलीफा को जिंदा पकड़ा और उसे उसके अपने ही खजाने वाले कमरे में कैद कर दिया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा। जब खलीफा ने भूख से खाना मांगा तो हलाकू ने उसके आगे सोना देखो दोस्तों, फिर हलाकू खान ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुमने इस सोने को जमा करके रखने के बजाय अपनी फौज पे खर्च किया होता तो आज तुम इस हाल में ना होते। बेशक। उसके बाद क्योंकि मंगोलों का अकीदा था कि बादशाह का खून जमीन पर गिरने से अजाब आता है, हलाकू ने दुनिया के सबसे बड़े खलीफा को एक कालीन में लपेटवाया और उस पर अपने घोड़े दौड़ा दिए। खलीफा घोड़ों के पैरों तले कुचल कर मारा गया और यूं अब्बासी खिलाफत का 500 साल का उरूज मंगोलों ने खाक में मिला दिया। बगदाद को राख करने के बाद हलाकू खान का घमंड आसमान छू रहा था। अब उसकी अगली मंजिल थी शाम। देखो दोस्तों, शाम में अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के परपोते अन नासिर यूसुफ की हुकूमत थी, लेकिन वो अपने परदादा जैसा बहादुर नहीं था। जब हलाकू ने शाम के मशहूर शहर अलेप्पो पर हमला किया और वहाँ कत्लेआम मचाया तो सलाहुद्दीन का ये परपोता डर कर भाग गया। लेकिन फिर मंगोलों ने उसे ढूंढकर उसे कैदी बना लिया और शाम देखो दोस्तों, सलाहुद्दीन का जो पोता दाला के सलाहुद्दीन अयूबी एक बहुत ही नायाब और बहुत ही दिलेर मुजाहिद था, बहुत ही दिलेर कमांडर था, सिपा सालार था। लेकिन इसका जो पोता था वो आखिरकार डर के भाग गया था क्योंकि हलाकू की दहशत की वजह से, जिसे तारीख का सबसे खौफनाक खत माना जाता है,
जिसमें लिखा था कि ज़मीन के सबसे बड़े बादशाह की तरफ से हम खुदा का अजाब है, अपने किले गिरा दो और हमारे आगे घुटने टेक दो, वरना हम तुम्हारी औरतों को गुलाम बनाएंगे और बच्चों को काट देंगे। लेकिन सुल्तान कुतुज़ डरने वालों में से नहीं था। उसने हलाकू के उन सफ़ीरों को अपने दरबार में लाकर जो हलाकू का पैगाम लाए थे उन्हें बीच से काट दिया और उनके कटे हुए सर काहिरा के दरवाजे पर लटका दिया। ये एक सीधा ऐलान जंग था। लेकिन ऐन उसी वक्त किस्मत ने मंगोलों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला। हलाकू को खबर मिली कि मंगोलिया में उसके बड़े भाई मंगोल किंग मोंके खान की मौत हो गई है। मंगोल कानून के मुताबिक बादशाह के मरते ही सारी जंगें रोक दी जाती थी और एक अजीम शाही जिरगा बुलाया जाता। मंगोल कानून के मुताबिक बादशाह के मरते ही सारे कानून और तख्त की खत्म कर दी गई। दोस्तों, हिस्सा लेने के लिए हलाकू को मजबूरन अपनी आधी से क्योंकि बादशाह की चुनाव और तख्त के आपस की लड़ाई में वापस जाते आधे से ज्यादा अजीम फौज लेकर गया। अपने सबसे वफादार जरनैल कितबुगा को एक छोटी सी फौज देकर सौंप दी। और यही देखो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा मौका था मंगोलों को सबक सिखाने का। और यूं सितंबर 1260 को तारीख की सबसे अजीम जंगों में से एक अब देखो दोस्तों, बैटल ऑफ एन जालूत के लिए मैदान सजा। बैटल ऑफ एन जालूत में सुल्तान कुतुज़ और उनके बेहतरीन जरनैल बैबर्स ने मंगोल फौज का सामना किया। बैबर्स कोई आम जरनैल नहीं था। देखो दोस्तों, गुलाम था जिसे मंगोल बैबर्स भी कोई आम जर्नल नहीं था दोस्तों, के लिए बेच दिया था। फिर बाद में वही गुलाम मामलुक सल्तनत का पावरफुल जर्नैल बना और मंगोलों के लिए सबसे बड़ा अजाब बनकर देखो दोस्तों, सामने खड़ा था। यहाँ मामलुक के जनरल बैबर्स ने ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी चली जिसने मंगोलों को हिला कर रख दिया। उसने मंगोलों की ही ट्रिक उनके खिलाफ यूज देखो दोस्तों, द फील्ड रिट्रीट, यानी कि भागने का धोखा। इस चाल का मकसद दुश्मन को झूठी जीत का लालच देकर अपने बिछाए हुए मौत के जाल में खींच लाना था। बैबर्स ने अपनी फौज का एक छोटा हिस्सा आगे भेजा। जब मंगोलों ने हमला किया तो मामलुक्स डर कर भागने की एक्टिंग करने लगे। हलाकू खान का वफादार जनरल कितबुगा मामलुक्स के इस जाल में फंस गया। देखो और दोस्तों, पीछे भागा। जैसे ही मंगोल भागते हुए एन जालूत की वादियों में दाखिल हुए तो पहाड़ों के दोनों तरफ छुपी हुई मामलुक्स की फौज ने उन पर अचानक धावा बोल दिया। मंगोल चारों तरफ से घिर चुके थे। एन जालूत में मामलुक्स ने ऐसी बहादुरी से जंग लड़ी कि मंगोल जनरल कितबुगा मारा गया और दुनिया की तारीख में पहली बार मंगोलों को आमने सामने की जंग में एक खौफनाक शिकस्त का सामना करना। दुनिया में फैली हुई ये दुनिया में पहली दफा मंगोलों को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ था दोस्तों। लेकिन मामलुक्स की ये जीत सिर्फ एन जालूत के मैदान में एक बहुत बड़ी एक साजिश के तहत मंगोलों को मारा गया था दोस्तों। शाम के वो सारे अजीम शहर अलेप्पो और दमिश्क मंगोलों से वापस छीन लिए जिन पर हलाकू ने कब्जा किया था। जो इलाके हलाकू ने दुनिया को डराकर फतह किए थे वो मामलुक्स ने अपनी तलवार के जोर पर चंद दिनों में वापस आज़ाद करवा लिए। एन जालूत की वो हार कोई मामूली हार नहीं थी। जब हलाकू खान को अपने सबसे बेहतरीन जनरल के मरने और फौज के तबाह होने की खबर मिली तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। वो गुस्से से पागल हो गया। इसी गुस्से और बेबसी में आकर हलाकू ने कैद किए हुए उस अय्यूबी बादशाह अन्नासिर यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया और फिर उसने कसम खाई कि वो वापस जाकर मामलुक्स को ऐसा सबक सिखाएगा कि मिस्र की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन हलाकू फौरन वापस हमला नहीं कर सका क्योंकि मंगोलिया में तख्त के लिए उसके दो दूसरे भाइयों कुबलाई खान और आरिक बोके के बीच एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। आमतौर पर हर किसी को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनने का शौक होता है, लेकिन हलाकू खान एक दरिंदा जरूर था, बेवकूफ़ नहीं। उसने पूरी दुनिया का बादशाह बनने की कोई कोशिश नहीं की। वो जानता था कि बगदाद और पर्शिया फतह करके वो पहले ही दुनिया के सबसे अमीर हिस्से का मालिक बन चुका है। इसलिए हलाकू ने तख्त के लिए लड़ने के बजाय चालाकी से अपने भाई कुबलाई खान को सपोर्ट किया। बदले में कुबलाई खान ने ऐलान कर दिया कि आज से मिडिल ईस्ट का अकेला और एब्सोल्यूट बादशाह हलाकू। इस डील से हलाकू ने अपनी एक आज़ाद सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे तारीख में इल्खानी सल्तनत कहा जाता है।
अपना तख्त और सल्तनत से इल्खानी सल्तनत दोस्तों अब हलाकू पूरी तरह काफी का कि वो मामलुक से अपनी शर्मनाक हार का बदला ले। लेकिन इस बार मौत उसके सामने से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पीछे से आने वाली थी। हलाकू के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मामलुक्स नहीं बल्कि खुद उसका अपना खून बनने वाला था, और वो था चंगेज खान का एक दूसरा पोता बरके खान, जो उस वक्त रूस के अजीम इलाके गोल्डन होर्ड का मालिक था। बरके खान की एक ऐसी बात थी जो उस वक्त दुनिया के किसी और मंगोल में नहीं थी, वो ये कि बरके खान इस्लाम कबूल कर चुका था। देखो दोस्तों, जब बरके खान को खबर जो जितने जंगजू है और नायाब है मुसलमानों का कत्लेआम किया है और उसने इस्लाम भी कबूल किया था दोस्तों, तो बरके खान की आंखों में खून उतर आया। इसी जलाल में आकर उसने कसम खा ली थी देखो कि दोस्तों वो हलाकू से बेगुनाह मुसलमानों के खून का हिसाब जरूर लेगा। बगदाद के कत्लेआम के बाद बरके खान फौरन हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो हलाकू की फौज उस वक्त बहुत ताकतवर थी और दूसरा मंगोल एम्पायर का सबसे बड़ा बादशाह मोंके खान उस वक्त जिंदा था। बागी बनकर पूरी मंगोल एम्पायर से अकेले टकराना उस वक्त बेवकूफ़ी थी। इसलिए बरके खान कई सालों तक गुस्से का घूंट पीकर खामोश रहा और किसी सही वक्त का इंतजार करता रहा। और अब जब हलाकू ऐन जालिब की हार के बाद कमज़ोर हो चुका था और तख्त की आपसी लड़ाई में भी उलझा हुआ था, तो बरके खान को अपना बदला लेने का बेहतरीन मौका मिल गया। जब हलाकू खान बरके खान को अपना बदला लेने का एक बेहतरीन मौका मिल गया था दोस्तों, अलायंस बनाया और हलाकू खान पर पीछे से बहुत बड़ा हमला कर दिया। काफकास के बर्फीले पहाड़ों और हलाकू खान बस पीछे से बहुत बड़ा हमला कर दिया था दोस्तों। की फौज बरके खान के सिपाहियों का पीछा करते हुए जमी हुई नदी पर आई तो अचानक बर्फ टूट गई। हलाकू की आधी फौज उस बर्फीले दरिया में डूबकर मर गई। अपनी अजीम फौज को इस तरह बर्फ में गर्क होते देखकर हलाकू खान पर खौफ तारी हो गया। वो अब चारों तरफ से घिर चुका था। आगे मामलुक्स थे और पीछे उसका अपना कजिन बरके खान। हलाकू अब आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं रहा। अपनी जान बचाने के लिए हलाकू को मैदान छोड़कर अपने महफूज इलाके पर्शिया की तरफ एक बहुत ही शर्मनाक वापसी करना पड़ी और फिर वहां अपने मजबूत किलों में जाकर छुप गया, जिसकी वजह से बरके खान उसे मार तो नहीं सका, मगर उसने हलाकू को उसकी सरहदों तक पीछे धकेलकर अपना बदला पूरा कर लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी 2 सालों में हलाकू खान अपने महल में कैद और बदले की आग में जलता रहा। जो हलाकू कल तक दुनिया के बादशाहों को तख्त छोड़ने की धमकियां देता था, अब उसकी बेबसी का ये आलम था कि वो मामलुक्स और बरके खान के खिलाफ मदद मांगने के लिए यूरोप के ईसाई बादशाहों को मिन्नत भरे खत लिखता, लेकिन उसकी कोई अलायंस, कोई चाल काम नहीं आई। इस आपसी जंग, शर्मनाक हार और अपनों की दुश्मनी ने हलाकू खान को अंदर से तोड़ कर रख दिया। आखिरकार 1265 में दुनिया को खून के आंसू रुलाने वाला ये जालिम एक शदीद बीमारी का शिकार हुआ और हलाकू खान मर गया। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, जो कि जालिम बादशाह चंगेज खान का पोता हलाकू खान था, जिसने दुनिया फतह की थी दोस्तों। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके जुल्म के बदले उसको किस तरह बदतरीन मौत दिया था दोस्तों। ये बहुत ही नॉलेजेबल और डॉक्यूमेंट्री समझने वाला वीडियो है दोस्तों। वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।